नमस्कार साथियों, फ्यूचर व्हील पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज एक और बेहतरीन क्लास के साथ। लास्ट की सेट फर्स्ट और सेट सेकंड की क्लासें आपने अच्छे से देखा होगा और उसके कहीं ना कहीं साथ साथ आपने नोट्स भी बनाए होंगे। वो दो क्लासें यानी कि एसएससी पीवाईक्यूज की जो सीरीज है उसका आज सेट 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। सेट 3 कहीं ना कहीं मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि एसएससी पीवाईक्यूज की जो सीरीज है वो आपको एसएससी के पैटर्न को समझने में और एसएससी के क्वेश्चन का जो ट्रेंड चल रहा है उसको समझने में आपके लिए कारगर साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ध्यान देना, वो बात कर रहा है शुतुरमुर्ग। किसकी बात कर रहा है? शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच की। पूरा पाषाण काल में क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे और शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो वो जो है कहाँ पर पाए गए थे? ये कुछ पूरा पाषाण कालीन स्थलों के नाम है जहां पर दिए गया है। ऑप्शन है पटना, इनाम गांव, पटने और चिरांद। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे को सबसे पहले जानना होगा कि ये स्थल जिनका नाम दिया हुआ है, ठीक है, वो कौन से काल के हैं, कौन से काल के हैं। तो इसको समझना पड़ेगा। हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे जब हम पूरा पाषाण काल की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी कि पीलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को समझने के लिए हमारे को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पूरा पाषाण काल जो है वो किसका पार्ट था? वो प्रागैतिहासिक काल का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रागैतिहासिक काल, क्या प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल का एक काल था पाषाण काल। ये हमने लास्ट सेट का भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, जिसमें हम एक बात कर रहे थे स्टोन एज की। किसकी बात कर रहे थे? स्टोन एज की। और दूसरा जो था वो चालकोलिथिक एज। क्या? चालकोलिथिक एज यानी कि ताम्र पाषाण काल। क्या किसकी बात कर रहे थे अपन? ताम्र पाषाण काल की बात कर रहे थे। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, और दूसरा कौन सा है? ताम्र पाषाण काल। तो यहां पर ध्यान देना, हम बात कर रहे होंगे पूरा पाषाण काल की। किसकी बात कर रहे होंगे? पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल का यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना क्या है कि पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल का ऐसा कौन सा स्थल था जहां पर क्या प्राप्त हुए थे? शुतुरमुर्ग के अंडे। ठीक है, क्या प्राप्त हुए थे? शुतुरमुर्ग के अंडे यानी कि ऑस्ट्रिच, ठीक है, एग सेल्स कहां से प्राप्त हुए थे? और आप जानते हो कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो क्या है? सबसे बड़ा अंडे के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये कहां से प्राप्त हुआ था? पटने से। कहां से प्राप्त हुआ था? पटने। ठीक है, और पटने जो है, याद रखना, कंफ्यूज वाला है। सामान्यतः हम मान लेते हैं कि पटने है तो पटना से लिंक करके हम इसका आंसर दे देते हैं कि बिहार में है, जबकि पटने जो है ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। पटने कहां पर है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में है, पटने महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर 2 स्थल दिया हुआ है। एक स्थल का नाम है क्या? इमाम गांव, और दूसरे स्थल का नाम है यहाँ पर क्या? चिरांद। तो ध्यान देना, प्रागैतिहासिक काल का दूसरा काल कौन सा था? ताम्र पाषाण काल। कौन सा था? ताम्र पाषाण काल था। और ताम्र पाषाण काल में कुछ संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी, जैसे जोरवे संस्कृति। आपने नाम सुना होगा जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति का संबंध जो है वो कहां से था? महाराष्ट्र में। कहां से था? महाराष्ट्र में। याद रखना भाई, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जोरवे संस्कृति, क्या जोरवे संस्कृति जो है वो पाषाणकालीन संस्कृति है या ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है? तो आपको याद रखना होगा कि जोरवे संस्कृति जो है वो कौन सी संस्कृति है? वो है ताम्र पाषाणकाली यानी कि चालकोलिथिक एज की। कौन सी एज की है? चालकोलिथिक एज की है। इसके अलावा ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में, ठीक है, चालकोलिथिक एज में जो है एक और संस्कृति डेवलप हुई। वो कौन सी थी? गंगा घाटी, गंगा घाटी संस्कृति। गंगा घाटी संस्कृति, ठीक है, गंगा वैली सिविलाइजेशन। किसकी बात कर रहे थे? गंगा घाटी संस्कृति की बात कर रहे थे। और जब हम बात करते हैं तो इसमें एक स्थल आता है इमाम गांव। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इमाम गांव जो है, क्या
इमामगांव जो है वो कौन सी संस्कृति का पार्ट है? वो जोरवे संस्कृति। कहाँ, कौन सी का पार्ट है? जोरवे संस्कृति का एक स्थल है। और जोरवे संस्कृति कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको याद रखना होगा कि इमामगांव जो है पहला तो कौन से काल का स्थल है? यह है ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। कौन सी संस्कृति से संबंधित है? जोरवे संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमामगांव कहाँ पर है? तो कहाँ पर है भाई? ये महाराष्ट्र में है। उसके अलावा मैंने एक बात बताया कि ताम्र पाषाण काल में जो है एक संस्कृति और डेवलप हुई थी, गंगा घाटी संस्कृति। क्या? गंगा घाटी संस्कृति। तो गंगा घाटी संस्कृति यानी कि गंगा की घाटी मेनली जो है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो यहाँ पर यह है चिरांद जो है, क्या चिरांद जो है ये बिहार में है। कहां पर है भाई? बिहार में, याद रखना। और ये कौन सी संस्कृति से संबंधित है? ये है गंगा घाटी संस्कृति से संबंधित। किससे है? गंगा घाटी संबंधित। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच एक्सेल्स जो है वो कौन से काल का है? पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ था? पटने से। कहां से? पटने। और पटने कहां पर है? महाराष्ट्र में। पटने कहां पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से, भाई साहब हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। किसकी बात कर रहे होंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। और यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से, यानी कि उसके स्थानों में से सिंधु नदी के किनारे, क्या सिंधु नदी के किनारे जो है कौन सा स्थल है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पैलेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर, यानी कि इंडस रिवर के बैंक्स पर जो है वो कौन सा स्थल सिचुएटेड है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, लोथल जो है, लोथल भी कौन सा स्थल है? लोथल बिल्कुल हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी का एक स्थल है। लोथल कहां पर है? गुजरात में। लोथल कहां पर है भाई? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। और गुजरात में आपने एक नदी का नाम सुन रखा होगा, क्या? साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती नदी। और इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, क्या आपको ये याद रखना होगा कि लोथल जो है, ठीक है, लोथल कौन सा स्थल है? पहला तो ये याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी है साबरमती की, उसका क्या नाम है? भोगवा नदी। तो लोथल जो है वह शहर किसके किनारे है? किसके किनारे है भाई? ये है भोगवा नदी के किनारे। इसके अलावा लोथल से हमारे को क्या प्राप्त हुआ था? गोदीवाड़ा। क्या प्राप्त हुआ था? गोदीवाड़ा, जिसको हम डॉकयार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड बोलते हैं। अब गोदीवाड़ा हमेशा कहां से प्राप्त होगा? बंदरगाह से। कहां से प्राप्त होगा? बंदरगाह से। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा कालीन, क्या हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का कौन सा शहर जो है वो बंदरगाही नगर है? कौन सा शहर क्या है? बंदरगाही नगर। तो आपको याद रखना होगा कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल। आगे बात कर रहे होंगे मोहनजोदड़ो के। किसकी बात कर रहे होंगे? मोहनजोदड़ो। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, मोहनजोदड़ो स्थल जो है वो कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये स्थल स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? ये नदी है सिंधु नदी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो। आगे एक ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा। क्या? कालीबंगा। कालीबंगा भी की है, यानी कि सारे के सारे, चाहे लोथल की बात करो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा, ये सारे के सारे कौन से स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। किसके स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता की। आप बात कर रहे होंगे कालीबंगा। कालीबंगा स्थल जो है वो कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में कहां पर? हनुमानगढ़। राजस्थान में कहां पर है? हनुमानगढ़ में है, राजस्थान के हनुमानगढ़। ठीक है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ से एक नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ से एक नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है भाई? वो नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, घग्गर नदी के किनारे, क्या कालीबंगा संस्कृति जो है, कालीबंगा संस्कृति जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इसके अलावा अपन बात कर रहे होंगे हड़प्पा। किसकी बात कर रहे होंगे? हड़प्पा की। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी का स्थल हड़प्पा, यह भी वर्तमान समय में कहां पर है? ये पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में यदि हम नदी की बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे है? ये है रावी नदी के किनारे।
कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित स्थानों में से सिंधु घाटी के किनारे कौन सा है? तो सिंधु घाटी के किनारे तो है, कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। क्योंकि लोथल जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो है भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। उम्मीद है आप सबको क्लास पसंद आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास मेंशन द, ठीक है, हमारे यहां पर बात कर रहे होंगे हम, ठीक है, 10 राज्य वार की। किसकी बात कर रहे होंगे? 10 राज्य बोल, कई बार इसको 10 राज्य, 10 राज युद्ध बोल देते हैं, कई बार हम बोल देंगे 10 राज्य युद्ध भी बोल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से, ठीक है, किस वेद में, हमारे को यहां पर वेदों का नाम पूछा गया है कि किस वेद में, ठीक है, 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है? कौन सी युद्ध का? 10 राज्य, ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध था, उसका क्या मिलता है हमारे को? वर्णन मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इतना सा याद रखना, इसमें ये बिल्कुल कॉमन सेंस से आंसर दिया जा सकता है। लास्ट क्लास में, लास्ट सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन करवाया था कि वैदिक काल की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब हम वैदिक काल की बात करते हैं, और वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर और कब तक था? 600 ईस्वी पूर्व तक था। और हमने वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो कौन सा था? वैदिक काल था, ठीक है, वैदिक काल, इसको सामान्यतः अपन बोल देते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या बोल देते हैं? ऋग्वैदिक काल बोल देते हैं। और एक था उत्तर वैदिक काल। एक क्या था मेरे प्यारे बच्चे? उत्तर वैदिक काल। क्या था? उत्तर वैदिक काल। ध्यान देना, उत्तर वैदिक काल में लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जो है कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? अथर्ववेद, यानी कि यहाँ पर ये है अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये तीनों ग्रंथ जो है ये कब लिखे गए थे? ये लिखे गए थे उत्तर वैदिक काल में। कब लिखे गए थे? उत्तर वैदिक काल में। और दशराज की यदि युद्ध की बात करें, ठीक है, तो ये युद्ध जो है ये कौन से काल में हो रहा है? ये वैदिक काल में हो रहा है। और वैदिक काल में सिर्फ एक ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ था? ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ था? ऋग्वेद। तो इसका मतलब यह है कि दशराग, ठीक है, दशराग के युद्ध का वर्णन जो है वो कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। कौन से ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद के ध्यान देना, ऋग्वेद का एक मंडल है, 7वां मंडल ऋग्वेद का, ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, कई बार मंडल पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में, क्या 7वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? 10 राज्य युद्ध का। और याद रखना ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में ही ये चीज बताई गई है, ऋग्वेद में ये चीज बताई गई है कि पुरुषणी, क्या? पुरुषणी नदी। कौन सी नदी? पुरुषणी नदी। और पुरुषणी नदी का जो है वर्तमान नाम क्या है? पुरुषणी नदी का वर्तमान नाम है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी इसका वर्तमान नाम है। ठीक है, तो पुरुषणी जो दशराज्य युद्ध हुआ था वह कौन सी नदी के किनारे हुआ था? ये हुआ था पुरुषणी, ठीक है, पुरुषणी नदी के किनारे। किसके किनारे हुआ था? कृष्णी नदी के किनारे हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बोल दो या संस्थापक बोल दो, गौतम बुद्ध। ठीक है, प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान, कब की बात कर रहे हैं हम? महाजनपद काल के दौरान की बात कर रहे हैं। तो महाजनपद काल कब से शुरू हो रहा है? 600 ईस्वी पूर्व के बाद से। देखो भाई साहब, मैं यहां पर एक बात किया था अभी अभी कि वैदिक काल, क्या वैदिक काल कब से लेकर कब तक चल रहा है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। और 600 ईस्वी पूर्व के बाद से जो क्या शुरू हो रहा है? महाजनपद काल शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? महाजनपद काल। 600 ईस्वी पूर्व के बाद, क्या 600 ईस्वी पूर्व के बाद क्या शुरू हो गया? महाजनपद काल। क्या शुरू हो गया? महाजनपद काल। अब आपको यह भी पता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है, क्या उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, क्षूद्र, यानी कि जो सामाजिक ये वर्ग बटे हुए थे ये क्या हो चुके थे? जटिल हो चुके थे। और उत्तर वैदिक काल में समाज की स्थिति जो है वो क्या हो चुकी थी? जटिल हो चुकी थी। सामाजिक भेदभाव बढ़ चुके थे, सामाजिक भेदभाव बढ़ चुके थे। और कल की क्लास में हमने बात किया था कि जब सामाजिक भेदभाव बढ़े थे तो इसके लिए कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए। और जब धार्मिक आंदोलन हुए तो महाजनपद काल में, कब? महाजनपद काल में नवीन धर्मों का उदय हो रहा था। किसका उदय हो रहा था? नवीन धर्मों का उदय हुआ। और जब नवीन धर्मों का उदय हुआ तो उसमें 2 धर्म हमारे सामने आ रहा था। एक धर्म तो कौन सा था? बौद्ध धर्म। और दूसरा धर्म कौन सा था? जैन धर्म। कौन सा धर्म था? बौद्ध और जैन, यानी कि बौद्धिज्म और जैनिज्म जैसे न्यू रिलीजियस,
ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, हम बात कर रहे थे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, इसका मतलब कौन से काल की बात कर रहे हैं, महाजनपद काल की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे। राजकुमार का मतलब ये सामान्यतः ये निकलता है कि कहीं ना कहीं इनके पिताजी जो है, ठीक है, चाहे वो गौतम बुद्ध के हो चाहे महावीर स्वामी के हो, क्या थे, किसी न किसी कुल के राजा थे, किसी न किसी कुल के या किसी न किसी गण के क्या थे, राजा थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बात कर रहूंगा शाक्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ऑप्शन में ऑप्शन ए है शाक्य, ठीक है, बी है कुरु, वज्जी और कंबोज। शाक्य, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शाक्य गण, ठीक है, गौतम बुद्ध के पिताजी, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिताजी जो है इनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, और शुद्धोधन जो है वो क्या थे, वो शाक्य कुल के क्या, शाक्य कुल के प्रधान थे। शाक्य कुल, कौन से कुल के, शाक्य कुल के, शाक्य कुल के प्रधान थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है क्या, कि राजकुमार कि गौतम बुद्ध जो है वो शुद्धोधन का पिताजी के क्या नाम था, शुद्धोधन नाम था। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि वो शाक्य कुल के क्या थे, प्रधान थे। तो गौतम बुद्ध कौन से कुल के राजकुमार हुए, शाक्य कुल के, किसके हुए, शाक्य कुल के। कुरु का नाम आपने सुन रखा होगा जब हम कुरुक्षेत्र का नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, कुरुक्षेत्र का। तो ये भी जो है एक महाजनपद काल का स्थल था। कब का स्थल है, महाजनपद कालीन स्थल है। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी डिटेल से यदि आप जानना चाहो, ठीक है, डिटेल से आप जानना चाहो तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हो रहा है, लुम्बिनी नेपाल। कहाँ पर हो रहा है, लुम्बिनी नेपाल में आप इनका क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है गौतम बुद्ध का। ठीक है, आगे फाउंडेशन क्लासेस में हम गौतम बुद्ध के बारे में या जैन धर्म के बारे में डिटेल से क्लासेस ले रहे होंगे। ठीक है, इसमें आगे हम बात कर रहे होंगे कुरु, किसके बारे में बात कर रहे होंगे, कुरु। कुरु भी जो है एक महाजनपद कालीन क्षेत्र क्या है, गण है। कुरु जो है ये कहाँ पर है, जब हम आज के हरियाणा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हरियाणा की बात करते हैं, आज के पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, जैसे मेरठ वगैरह का ये कंप्लीट जो एरिया आता है, ये दिल्ली वगैरह का ये एरिया, ये कुरुक्षेत्र या कुरु हम बोल रहे होते थे। जैसे आज हरियाणा में एक जिला भी है कुरुक्षेत्र, वो भी किसका पार्ट था, कुरु का पार्ट था। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे वज्जी संघ, किसकी बात कर रहे होंगे, वज्जी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा कि देखो, मैंने ये कहा कि शाक्य कुल के प्रधान कौन थे, शुद्धोधन थे। कौन थे, शुद्धोधन थे। तो शाक्य कुल, इसका मतलब ये क्या था, यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ये गण था, क्या था, ये गण था। ठीक है, उसके बाद में कुरु की बात हो गई। वज्जी की जब हम बात कर रहे होंगे तो वज्जी भी जो है एक गणतंत्र था, यहाँ भी गणतंत्रात्मक शासन था। आपने नाम सुना होगा लिच्छवी वंश या महावीर स्वामी, क्या, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी कौन से, ठीक है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि महावीर स्वामी जो है वो कौन से संघ से संबंधित रखते थे, तो किससे, वज्जी संघ से, किससे, वज्जी संघ से। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी के पिताजी का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। कंफ्यूज मत हो जाना भाई, सिद्धार्थ जो है ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी है, गौतम बुद्ध के बचपन के नाम भी है, परंतु महावीर स्वामी, ठीक है, और महावीर स्वामी कौन थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इनके पिताजी का क्या नाम था, सिद्धार्थ। किनके पिताजी का नाम, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था। और वही हम बात कर रहे होंगे तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या था, सिद्धार्थ था। आगे बात कर रहे होंगे इनके पिताजी तो जो थे, इनके पिताजी लिच्छवी राजवंश, किससे संबंधित थे, लिच्छवी राजवंश। ठीक है, इसके क्या थे, प्रधान थे। और ये किसका हिस्सा था, वज्जी संघ का, किसका हिस्सा था, वज्जी संघ का हिस्सा था। जब हम बात कर रहे होते हैं कंबोज की, किसकी बात कर रहे होते हैं, कंबोज की। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये ध्यान रखना, कंबोज जो है ये भी एक महाजनपद काल का, किसका, महाजनपद काल का एक शहर है, वहां का एक स्थान था। और कंबोज जो है ये वर्तमान में कहां पर है, अफगानिस्तान, वर्तमान में कहां पर है, अफगानिस्तान। ठीक है, प्लस पाकिस्तान, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान में है। तो ध्यान देना, इसका मतलब महाजनपद, ठीक है, महाजनपदों की बात करें तो ये आज कहां तक फैले हुए थे, इनका विस्तार कहां तक था, अफगानिस्तान तक। कहां तक था, अफगानिस्तान तक। तो अभी के लिए आप इतना याद रखना कि गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, ठीक है, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन था।
ठीक है, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और शुद्धोधन का संबंध किससे था? शाक्य कुल से। महावीर स्वामी का संबंध, ठीक है, महावीर स्वामी जी का संबंध जो है, या महावीर स्वामी जो है वह कौन से कुल के राजकुमार थे? तो इसका संबंध कौन से? संघ। जब संघ की बात पूछा जाए तो वज्जी संघ। और वैसे आपको क्या याद रखना है? लिच्छवी राजकुमार। क्या याद रखना है? लिच्छवी। और कंबोज कहाँ पर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और कुरु जो है वो वर्तमान में कहाँ पर? जब हम हरियाणा की बात कर रहे होते हैं या पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे होंगे तो इसमें क्या बोला जा रहा है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के क्या थे? राजकुमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाक्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। यहां पर बोला जा रहा है कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हो रहा है? तो अभी अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन देखो, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यदि हम बात कर रहे होंगे प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री की, भारत की एंशियंट हिस्ट्री की या प्राचीन भारत की हम बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो है नवीन धर्म। ठीक है, महाजनपद काल के नवीन धर्म, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ कर जाना है एक लेवल तक, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं एसएससी हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसका क्या है, ये फेवरेट टॉपिक है। यदि पैटर्न को देखा जाए तो पैटर्न यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के कौन से राज्य में हो रहा है? वर्तमान समय के कौन से राज्य में हो रहा है? तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं महावीर स्वामी की। किसकी बात कर रहे होंगे? महावीर स्वामी की। अभी अभी मैंने बात किया था कि महावीर स्वामी के, ठीक है, पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, पिताजी का नाम आपको पता है, सिद्धार्थ है। क्या है भाई? सिद्धार्थ है। और ये पिताजी का संबंध जो है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि सिद्धार्थ जो है इसका संबंध कौन से कुल से था, कौन से संघ से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे ध्यान देना। ठीक है, आगे अपन बात कर रहे होंगे। देखो 599, ये डेट आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म हो रहा है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 ईस्वी पूर्व। 599 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अब याद रखना, जब हम जन्म की बात करते हैं तो ये जन्म कहां पर हुआ? जन्म कहां हुआ? ठीक है, तो जन्म हो रहा है वैशाली। जन्म कहां पर हो रहा है? वैशाली। भाई साहब वैशाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैशाली कई मायनों में इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वर्तमान समय में, अब आपको पता है वैशाली जो है वो कहां पर है? बिहार में। बिहार का एक जिला है, उसका नाम क्या है? वैशाली। बिहार के जिले का क्या नाम है? वैशाली। और उनका जन्म हो रहा है महावीर स्वामी में। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का वर्तमान समय में कौन से राज्य में हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाता है? बिहार। राइट आंसर क्या हो जाता है? बिहार। इसका मतलब जो है, ठीक है, इसका मतलब गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर होता है? लुम्बिनी, नेपाल में। और महावीर स्वामी का जन्म कहां पर होता है? बिहार में। बिहार में कहां पर? वैशाली में। बिहार में कहां पर? वैशाली में। अब वैशाली क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान दीजिएगा भाई, वैशाली इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने कई बार बौद्ध संगतियों का आयोजन सुना होगा, तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, क्या? सेकंड बौद्ध संगतियों या बौद्ध संगतियों, जो बौद्ध संगतियां थी, तो सेकंड बौद्ध संगति का यहां पर क्या किया गया था? आयोजन किया गया था कालाशोक के काल में। यहां पर जो है, ठीक है, कालाशोक ये काल कौन सा था? कालाशोक का काल था। उसमें जो है सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहां पर? वैशाली में। इसका मतलब जो है वैशाली एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में है, वो जैन धर्म के लिए भी जाना जाता है और बौद्ध धर्म के लिए भी जाना जाता है। और मेरे प्यारे बच्चे, वैशाली कहाँ पर है? वैशाली है बिहार में। देखिए यहाँ पर जन्म दिया जा रहा है, एक तो महावीर स्वामी का जन्म है 599। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? ध्यान देना, गौतम बुद्ध का कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गौतम बुद्ध, क्या कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का और महावीर स्वामी का दोनों का जन्म आपको कैसे याद रखना है? तो ध्यान दीजिएगा, 563। ठीक है, ये डेट किसकी है? ये डेट किसकी है? ये है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था बैसाख पूर्णिमा को। कब हुआ था भाई? बैसाख पूर्णिमा। ये जरूर याद रखना है, बैसाख पूर्णिमा। और हम जो है बैसाख
पूर्णिमा को बुद्ध जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बुद्ध जयंती मनाते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब हो रहा है? बैसाख पूर्णिमा को। कब हो रहा? बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। और हम इस दिन क्या मनाते हैं? बुद्ध जयंती मनाते हैं। और यहाँ पर जो है इनका जन्म कब हो रहा था? 563 ईस्वी पूर्व, BCE। ठीक है, BCE। याद कैसे करना है कि दोनों का जन्म जो है वो 500 में हो रहा है। कब हो रहा है? 500। चाहे वो महावीर स्वामी का हो, ठीक है, यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को हो, ये है। यहाँ पर दोनों का जन्म जो है वो 5 हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखना, दोनों में से एक याद कर लेना, 9। क्या? 9। ठीक है, तो देखो 6 और 3 क्या होता है? 9। तो 2 बार 9 कर देना गौतम बुद्ध के। किसके करना है? गौतम बुद्ध के। दोनों की डेट इस प्रकार आप लिंक रखना। एक तो है, एक तो क्या है? 563 ईस्वी पूर्व, और दूसरा क्या है? 599। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अधिनियमों में से, देखो कल भी एक क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था कल वाला। ठीक है, निम्नलिखित अधिनियमों में से नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियमों का, एक्ट का। ठीक है, किस अधिनियम ने, क्या, किस अधिनियम ने भारत में, कहाँ की बात की जा रही है कि भारत में ब्रिटिश सरकार, क्या, ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ध्यान देना यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि भारत में, क्या, भारत में, ठीक है, एक तो कौन सरकार? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ब्रिटिश सरकार। और एक यहां पर किसकी बात की जा रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी बात की जा रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्वेश्चन ध्यान देना, भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था, ठीक है, नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था शुरू हुई। बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन का लेवल यहां पर देखना, क्वेश्चन का लेवल एक एडवांस लेवल है। यहां पर क्या बोला जा रहा है? भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी की नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था, नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था, ठीक है, स्थापित कौन से एक्ट के तहत की गई थी? नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित जो है वो कौन से एक्ट के तहत की गई थी? यहां पर ऑप्शन दिया जा रहा है चार्टर अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, जब हम चार्टर अधिनियमों की बात करते हैं तो चार्टर अधिनियम की, जब चार्टर एक्ट की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? चार्टर एक्ट की बात कर रहे होते हैं। तो चार्टर एक्ट लास्ट क्लास में ही हम चर्चा कर चुके थे कि चार्टर एक्ट का संबंध तो जो है, चार्टर एक्ट क्या करता था? चार्टर एक्ट ये कर रहा होता था कि वह कंपनी के जितने भी जो चीजें थी उसको रेगुलेट कर रहा था। क्या करता था? रेगुलेट कर रहा होता था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था उसको क्या करते थे? चार्टर एक्ट रेगुलेट करते थे। क्या करते थे? रेगुलेट करते थे। तो यहां तो क्या बोला जा रहा है? यहां तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण, यानी कि, ठीक है, दोहरी व्यवस्था की बात किया जा रहा है। किसकी बात की जा रही है? दोहरी व्यवस्था की बात की जा रही है। तो इसका कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब नहीं है। तो चार्टर एक्ट तो दोनों ही नहीं हो सकते। चाहे हम चार्टर एक्ट 1793 की बात करें, और आपको यह भी पता था चार्टर एक्ट जो है वो कब तक आते थे? हर 20 वर्ष में। एक कौन सा था? चार्टर एक्ट। कौन सा? चार्टर एक्ट 13 में आया, ठीक है, 1813। उसके बाद में कब आया था? 1833। और उसके बाद में लास्ट अंतिम चार्टर एक्ट कब आया था? 1853। तो ऑप्शन 6, ऑप्शन चार्टर एक्ट ये भी खारिज हो जाता है, और चार्टर अधिनियम 1793 भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि इनका संबंध सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से था। जबकि हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था की। हम किसकी बात कर रहे हैं? नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था की बात कर रहे होंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की बात करें, ठीक है, तो ये तो काफी लेट आ रहा है। ठीक है, ये तो काफी लेट आ रहा है, 1919 की बात हो रही है यहां तो। ठीक है, तो इसका मतलब जो है राइट आंसर क्या हो सकता है? पिट्स इंडिया एक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट ने कैसे दोहरी व्यवस्था कायम किया? ठीक है, हमारा मेन क्वेश्चन का पार्ट क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1884। देखो, जब हम भारतीय संविधान के विकास की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो भारतीय संविधान का विकास कहां से शुरू हो रहा है? ये हो रहा है 1773। कब से शुरू हो रहा है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1784
क्या 1784, 1784, क्या 1784, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आ रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो याद रखना 1773 में कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में 1784 में कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद में 1800, उसके बाद में, ठीक है, 1786 में एक और एक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या शुरू हो जाता है, उसके बाद में भाई साहब चार्टर एक्ट आ जाते हैं। देखो डेट याद रखने का बेहतरीन तरीका यह है हिस्ट्री में कि आप सीक्वेंस से याद रखना। यदि आप सीक्वेंस से याद रख पा रहे हो तो एग्जाम्स में बार बार यह पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट जो है कब पारित हुआ था। कई बार जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो वो डेट पूछ लेता है कि ये एक्ट कब आया था। तो सीक्वेंस से याद रखो, 1773 से मामला शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है, 1773 से। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह बांग्लादेश यानी कि आज के हमारे बंगाल में एंट्री ही कर रही है, भारत में शासन स्थापित कर रही है। अब ब्रिटिश संसद को ये टेंशन हो रही है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी सही से वर्क करे, क्या सही से वर्क करे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए वहां से यानी कि ब्रिटेन से, कहां से, ब्रिटेन से, ब्रिटेन की संसद से अधिनियम पास होकर किनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो इसकी शुरुआत कब होती है, 1773 में। कब शुरुआत होती है, 1773। नाम से ही स्पष्ट है, रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग यानी कि किसी को क्या किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है। तो किसको किया जाएगा यहां पर, ठीक है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को। तो 1773, उसके बाद में 1784, उसके बाद में जो है एक एक्ट आएगा 1786 में, एक नॉर्मल अधिनियम है। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। आगे फिर चार्टर एक्ट शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाता है, चार्टर एक्ट शुरू हो जाता है। और चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट 1793, फिर 20-20 वर्ष का यानी कि 20 वर्ष का यहाँ पर गैप है। ठीक है, फिर इसमें 20 वर्ष, हर 20 वर्ष बाद में एक एक क्या आ रहा है, एक्ट आ रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसने दोहरी व्यवस्था शुरू किया भारत में। क्या शुरू किया, दोहरी व्यवस्था। जी हाँ भाई साहब, दोहरी व्यवस्था का मतलब है कि जितने भी कामकाज थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि पहले पूरे काम कौन करती थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। और एक कार्य कौन से, जैसे इसके जो वाणिज्यिक कार्य थे, कौन से कार्य, वाणिज्यिक कार्य, जो कॉमर्शियल कार्य पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। और एक पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक कार्य और करती थी, प्रशासनिक कार्य भी करती थी। क्या करती थी, प्रशासनिक कार्य भी करती थी। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे कि प्रशासनिक कार्य, क्या प्रशासनिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य, ठीक है, 1784 यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट से पहले कौन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी। कौन कौन से कार्य, वाणिज्यिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। परंतु 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक दोहरी व्यवस्था बना दी गई। दोहरी व्यवस्था बनाएगी, ठीक है, तो उस व्यवस्था को अरेंजमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूट भी क्या बनाने पड़ेंगे, अलग अलग बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो वाणिज्यिक कार्यों की जिम्मेदारी किसको दे दी गई, वाणिज्यिक कार्यों की जिम्मेदारी दे दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दे दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। ठीक है, वाणिज्यिक कार्य किसको दे दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। और प्रशासनिक कार्य, क्या प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी किसको दे दी गई, इसके लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक परिषद। क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक या नियंत्रण परिषद, किसका गठन किया गया, नियंत्रक परिषद का गठन किया गया। ठीक है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरी व्यवस्था कायम की गई। और इस दोहरी व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य थे उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले काम कौन से, वाणिज्यिक कार्य यानी कि कॉमर्शियल कार्य थे, उसकी जिम्मेदारी किसको दे दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने
कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए क्या बनाया गया? नियंत्रक परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? टोटल 6 सदस्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य रखे गए? 6 सदस्य रखे गए। अब भाई साहब ध्यान देना, देखो ब्रिटिश सरकार यहां पर बहुत शानदार गेम खेलती है। ब्रिटिश सरकार ने यहां पर क्या किया? बोर्ड ऑफ जो 6 सदस्य थे, किसमें? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, और ये 6 सदस्य कौन से काम करेंगे? ये प्रशासनिक कार्य करेंगे भारत में। कौन से कार्य? प्रशासनिक कार्य। तो इनकी नियुक्ति जो है, क्या इनको अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति, ठीक है, इनको अपॉइंट जो है वो कौन करेगा? ब्रिटिश संसद। 6 सदस्यों को कौन करेगा? ब्रिटिश संसद। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद जो है वो क्या कर रही होगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ठीक है, 6 सदस्यों को नियुक्त कर रही होगी, जो क्या करेंगे? प्रशासनिक कार्य कर रहे होंगे। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब ध्यान देना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी? किसके प्रति उत्तरदायी होगी? जिन्होंने इनको नियुक्त किया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को नियुक्त किसने किया? ब्रिटिश संसद ने। किसने किया? ब्रिटिश संसद ने। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? दोहरी व्यवस्था। दोहरी व्यवस्था का मतलब कि भारत के आधे कार्य किसके पास, जो वाणिज्यिक कार्य थे वो किसके पास चले गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा काम कराई जा रही है, करवा रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य कितने होते थे? 24। और आधे कार्य किसके पास चले गए? ब्रिटिश संसद के पास। किसके पास चले गए? ब्रिटिश संसद के पास में, क्योंकि ब्रिटिश संसद नियुक्त करती थी 6 सदस्यों को। और ये 6 सदस्य किसके सदस्य बनते थे? ये बनते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे आपने कंप्लीट पिट्स इंडिया एक्ट समझ लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हाँ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोल रहा है कि दोहरी व्यवस्था। तो दोहरी व्यवस्था कायम किसके माध्यम से की गई थी? ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरी व्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शक्तियों में से किसी, ठीक है, किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा की कानूनी सलाहकार। इस क्वेश्चन का मेन पार्ट जो है वो क्या है कि संविधान सभा का कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का, किसका? संविधान सभा का जो है वो कानूनी सलाहकार कौन था? लीगल एडवाइजर कौन था? क्या लीगल एडवाइजर कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लीगल एडवाइजर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन दे रखा है एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है HVR आयंगर, BR अंबेडकर। तो BR अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्या है? BN राव। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप नाम याद रखना कि संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? संविधान सभा का कानूनी सलाहकार, जैसे आज के टाइम पर जो एडवोकेट काम करते हैं लीगल एडवाइस देने का, उसी प्रकार जो है BN राव का काम था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शख्सियतों में से, यानी कि व्यक्तियों में से, ठीक है, कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूप? यहां पर क्वेश्चन ध्यान देना भाई, यहां पर प्रश्न को ध्यान से देखना। यहां पर बोला जा रहा है कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि प्रारूपकार कौन था। ठीक है, तो प्रारूपकार कौन था? ठीक है, यहां पर ऑप्शन है KM मुंशी, ठीक है, HVR आयंगर, वसंत कृष्ण वेद, SN मुखर्जी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वसंत कृष्ण वेद। कौन क्या हो जाएगा? वसंत कृष्ण वेद, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। जी हाँ, सही बात है, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से जो है हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो। ठीक है, यानी कि यहां पर बोला जा रहा है भाई कौन सी क्रांति के माध्यम से, क्या कौन सी क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्विलिटी और भाईचारा, यानी कि फ्रेटर्निटी। भाईचारा को हम कई बार जो है बंधुत्व बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बंधुत्व बोल देते हैं। तो ये कौन सी क्रांति के माध्यम से या कौन से युद्ध के माध्यम से ये प्रकट हो रहे हैं? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। किसकी बात की जा रही है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट मैक्सिको क्रांति, मैक्सिकन क्रांति की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद में यूनान का स्वतंत्रता के युद्ध की बात की जा रही है। और एक ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है फ्रांसीसी क्रांति। क्या दिया जा रहा है? फ्रांसीसी क्रांति। तो जब हम बात करते हैं अमेरिका की स्वतंत्रता, तो कई बार डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि अमेरिका की स्वतंत्रता, जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, क्या अमेरिका में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो ये शुरू कब हुआ था? 1775। कब शुरू हुआ था? 1775 में
अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो रहा है। और ये इस मायने में इंपॉर्टेंट है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, दक्कन दंगे की बात करते हैं, दक्कन के दंगा या दक्कन दंगा आयोग की बात करते हैं, तो दक्कन के दंगा होने की जो मूल वजह, कहीं ना कहीं जो मूल वजह छुपी हुई थी वो किस में थी, वो अमेरिकन क्रांति में छुपी हुई थी। इसलिए जो है अमेरिका में, जब अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, तो उस समय भारत में किसका शासन था, ब्रिटेन का। भारत में किसका शासन था, ब्रिटेन में। और अमेरिका किससे स्वतंत्रता का युद्ध लड़ रहा था, ब्रिटेन से। किससे लड़ रहा था भाई, ब्रिटेन से। और भारत में भी शासन किसका था, ब्रिटेन का शासन था। तो कहीं ना कहीं एक ही कंट्री ब्रिटेन ही जो है, जो दोनों देशों पर क्या कर रही थी, ठीक है, रूल कर रही थी, शासन कर रही थी। ठीक है, तो जब जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो कहीं ना कहीं जो है कपास के उत्पादन के मामले में कहीं ना कहीं भारत में जो है, भारत की कपास का मूल्य बढ़ गया। और जब भारत की कपास का मूल्य बढ़ा, तो हम जो भूराजस्व है, क्या भूराजस्व की रेट को ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दी। और युद्ध खत्म होने के बाद में, ठीक है, ब्रिटेन के कपड़ा की जो उद्योग है, मैनचेस्टर वगैरह, वहां पर कपास कहाँ की आने लगी, अमेरिका की आने लगी। परंतु हमारे यहाँ राजस्व उतना का उतना रहा, जब वो युद्ध काल में बढ़ाए थे उतना ही रहा। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर दक्कन के दंगे हुए। उसके बाद में मैक्सिकन क्रांति का एक पॉइंट याद रखना, 1921। क्या याद रखोगे, 1921। और ये 1800 में कब हो रहा है, 1800 में तुर्की से, यूनान ने, ठीक है, यूनान की जब हम बात करते हैं, तो इसने स्वतंत्रता प्राप्ति की बात किया था, किससे, टर्की से या तुर्की से। उसके बाद में एक ऑप्शन यहां पर ध्यान देना, फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789। कब हुई थी, 1789। मेरे प्यारे बच्चे, एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, ठीक है। अमेरिकन क्रांति कब हो रही है, 1775। और अमेरिका जो स्वतंत्र हो रहा है वो कब हुआ, 1776। तो आपको एक डेट जरूर याद रखनी है, कौन सी, 1776 को जो है अमेरिका क्या हो चुका था, आजाद हो चुका था। भाई साहब ये तो ऐसे मान लो, रट लो, ठीक है। अमेरिका क्या हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था, ठीक है। और पूरी डेट यदि अपन ले, तो आज भी अमेरिका में जो है 4 जुलाई को, कब, 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अमेरिका आजाद कब हुआ था, 1776 में। किससे आजाद हुआ था, ब्रिटेन से। आपको ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे होंगे फ्रांसीसी क्रांति, ये कब हो रही है, 1789। और फ्रांसीसी क्रांति में नारे दिए गए थे, क्या, फ्रांसीसी क्रांति में नारे दिए गए थे, किसके नारे दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति में 3 नारे दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई थी। तो भाई साहब हमने भी जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसका मतलब भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति से। किससे प्रेरित है भाई, फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति कब हो रही है, 1789। ये याद रखना। तो इसमें राइट क्वेश्चन क्या था कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है, प्रियम्बल में सुनाई देती है, ठीक है। तो वो कौन सी क्रांति से लिया गया, वो लिया गया फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। राइट ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान, ठीक है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों, क्या, किन महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल आइडियाज आर मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। यहां पर मेन क्वेश्चन का पार्ट यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा आदर्श जो है वो शामिल किया गया है। देखिए, प्रस्तावना से यानी कि प्रियम्बल से लगातार जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो प्रियम्बल की लैंग्वेज से आते हैं, प्रस्तावना की भाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रस्तावना जो है, ठीक है, और भाई प्रस्तावना जो है वो मेनली संविधान का पार्ट है। प्रस्तावना किसका पार्ट है, संविधान का पार्ट है। और प्रस्तावना क्या संकेत देती है कि भारतीय संविधान कैसा होगा, भारतीय संविधान कैसा होगा, उसके बारे में ये शीर्षक, यानी कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का मतलब ये है कि पूरे संविधान को छोटे रूप में पेश करना, पूरे संविधान को छोटे रूप में पेश करना। तो हम बात कर रहे होंगे प्रस्तावना की लैंग्वेज क्या है। यदि इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो इसके लिए हमारे को जानना पड़ेगा प्रस्तावना की लैंग्वेज। उम्मीद आप सबको क्या प्रस्तावना याद है क्या,
ठीक है, यदि नहीं याद है तो मैं आपको कोशिश करूंगा अभी की अभी आपको प्रस्तावना याद हो जाए। इसके लिए हमारे को जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो दो एक चीज तो आपको पता है कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, क्या हम भारत के लोग, यानी कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति के रूप में किसमें है, भारत के लोगों में। संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है, किसमें है, भारत के लोगों में। ठीक है, तो प्रस्तावना की स्टार्टिंग लाइन है हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब उसके बाद में प्रस्तावना को याद करने का बेहतरीन तरीका है, आपको समझनी पड़ेगी भारत की प्रकृति कैसी है, भारत की प्रकृति या संविधान की प्रकृति, भारत की प्रकृति। अब एक बात बताओ, भारत की प्रकृति यानी कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है या नहीं है, जी हाँ, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेन कंट्री, इंडिया क्या है, सोवरेन है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, भारत जो है, भारत की प्रकृति क्या है, भारत जो है वो कौन सा देश है, समाजवादी, कौन सा देश है, समाजवादी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। एक भारत की प्रकृति या भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है कि हम पंथ निरपेक्ष है, हम क्या है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। ठीक है, यानी कि सेकुलर कंट्री है भारत, कौन सा कंट्री है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, ठीक है, और सोवरेन है। तो ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और इसके अलावा भारत जो है वो क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत क्या है मेरे प्यारे बच्चे, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो देखो भाई साहब, प्रस्तावना की एक लाइन रिपीट कर रहा हूं, हम भारत के लोग, क्या हम भारत के लोग, भारत को क्या क्या बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, समाजवादी बनाने के लिए, पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए, और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर स्टेट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए। तो ये क्या है, भारत की प्रकृति। उम्मीद है आपको प्रस्तावना यहां तक याद हो गई होगी, बिल्कुल इजी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, क्या लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब इन नागरिकों को क्या चाहिए, नागरिकों को क्या चाहिए, नागरिकों को कुछ अधिकार चाहिए। तो प्रस्तावना में ही लिख दिया गया, प्रस्तावना में ही इसको क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। तो इसके अलावा बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, तो समस्त नागरिकों को क्या दिया गया, कुछ अधिकार दिए गया। क्या दिए गए भाई, कुछ अधिकार दिए गए। तो यहां पर आप ध्यान देना, समस्त नागरिकों को, क्या समस्त नागरिकों को, ठीक है। अब समस्त नागरिकों को क्या चाहिए, अरे भाई किसी कंट्री में नागरिकों को, सिटीजन्स को क्या चाहिए, सिटीजन्स को चाहिए न्याय। क्या चाहिए भाई, न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, और क्या चाहिए, सिटीजन्स को क्या चाहिए भाई, सिटीजन्स को जस्टिस के, क्या जस्टिस, न्याय चाहिए। न्याय के साथ उसे क्या चाहिए, स्वतंत्रता। क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए भाई, न्याय, उसके बाद में उसको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, फ्रीडम चाहिए, और उसे क्या चाहिए, समानता चाहिए। क्या चाहिए, समानता चाहिए। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बार किसी न किसी एग्जाम में प्रस्तावना से नहीं, प्रस्तावना की लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो वक्त गया कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई, कि यूएसए से ली गई है, ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं आजकल। डायरेक्टली प्रस्तावना से क्वेश्चन आता है, आपके सामने पीछे ही क्वेश्चन गया, ठीक है, वो डायरेक्ट प्रस्तावना की लैंग्वेज से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देना, प्रस्तावना क्या कहती है, हम भारत के लोग, यानी कि संपूर्ण शक्ति किसमें छुपी हुई है, सर्वोच्च शक्ति कौन है, भारत के लोग, भारत की जनता। और भारत की प्रकृति क्या है, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक। तो इस लाइन को कंटिन्यू कर दो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, और उसके समस्त नागरिकों को क्या, उसके समस्त नागरिकों को क्या देने के लिए, न्याय। क्या, न्याय। अब न्याय किस किस आधार पर हो सकती है, एक बात बताओ, न्याय किस किस आधार पर हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। एक तो हो सकती है सामाजिक, सामाजिक आधार पर न्याय, यानी कि समाज में किसी प्रकार किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सामाजिक। एक क्या हो सकता है, आर्थिक न्याय।
कौन सी न्याय हो सकती है? आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिक, और एक हो सकती है राजनीतिक। ठीक है, कौन सी न्याय हो सकती है? राजनीतिक न्याय हो सकती है। तो ध्यान देना, यहां पर न्याय के लिए बोला गया सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। तो इस लाइन को कंटिन्यू करो। जब आप प्रस्तावना कंप्लीटली देखोगे तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए अब स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता किस किस आधार पर दी जा सकती है? तो भाई ध्यान देना, स्वतंत्रता किस किस आधार पर दी जा सकती है? स्वतंत्रता, हमारे को स्वतंत्रता क्या चाहिए? विचारों की स्वतंत्रता चाहिए कि हम हमारे विचार प्रकट कर सके। विचार क्या कर सके? जैसे मैं लिख सकूं, मान लो मैंने कोई पोएम लिख दिया, तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूं? मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं, विचारों की या आपकी आइडियाज। मैं गांधीज्म को फॉलो कर रहा हूं, मैं मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहा हूं, मैं फेमिनिज्म को फॉलो कर रहा हूं, तो ये आपकी क्या है? आइडियोलॉजी है। तो इसकी हमारे को क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये किस में लिख दिया गया? प्रस्तावना में ही बता दिया गया, विचार की स्वतंत्रता। इसके अलावा क्या? अभिव्यक्ति, किसकी? विचार, अभिव्यक्ति। ठीक है, इसके अलावा किसकी बात की गई? उपासना। ठीक है, आस्था की बात किया गया। एक किसकी बात की गई? उपासना की बात की गई। ठीक है, इसके अलावा एक विश्वास, एक स्वतंत्रता कौन सी? विश्वास। ठीक है, कि आप कौन से धर्म में विश्वास कर रहे हो या किस आइडियोलॉजी में आप बिलीव कर रहे हो, तो आपको स्वतंत्रता किस किस आधार पर दी जाएगी? स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। आस्था और उपासना। आगे ध्यान देना, समानता। जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो हमारे को समानता किस आधार पर चाहिए? अवसर, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, उसकी हमारे को क्या चाहिए? समानता चाहिए, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अवसर की समानता। किसकी समानता? अवसर की समानता। मेरे प्यारे बच्चे, प्रियम्बल याद करवाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। हम क्या बात कर रहे हैं? ध्यान देना, हम भारत के लोग, क्या हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को क्या बनाने के लिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समानता, ये पूरी की पूरी प्रियम्बल की लैंग्वेज है प्रदान करने के लिए। इसके अलावा क्या चाहिए? सभी व्यक्तियों को गरिमा के साथ जीवन जीना है। सभी व्यक्तियों को क्या करना है? गरिमा के साथ जीवन जीना है। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का मतलब होता है डिग्निटी। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, गरिमा का मतलब क्या होता है? डिग्निटी, जिसको आप हम सामान्यतः क्या बोल देते हैं? इज्जत। सामान्यतः क्या बोल देते हैं? इज्जत। तो व्यक्ति की डिग्निटी जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल साहब, जरूरी है। इसके अलावा देश की एकता, देश की एकता, ठीक है, एकता एवं अखंडता, देश की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, क्या करने के लिए? सुनिश्चित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को क्या करते हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये है मेरे प्यारे बच्चे पूरे प्रियम्बल की लैंग्वेज, पूरे भारतीय संविधान की लैंग्वेज। अब यहां पर मैं फटाफट एक बार पढ़ देता हूं। हम भारत के लोग भारत को क्या? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, न्याय किस किस आधार पर? सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता किस किस आधार पर? विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, और समानता किस आधार पर? अवसर की समानता। किसकी समानता? अवसर की समानता। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस को ध्यान देना। जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन को ध्यान दो भाई। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्श का उल्लेख किया गया है? तो एक बात बताओ, अब तक हमने प्रस्तावना पढ़ी तो इसमें जो है विश्वास आया था, क्योंकि विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। राजकोष ये कहां आया था? कहीं नहीं आया। व्यक्तिगत ये वर्ड्स भी कहीं नहीं आया। आस्था आया था, उपासना भी आया था। तो इसका मतलब ये ऑप्शन, ये आदर्श संविधान में नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया भाई, खारिज हो गया। उसके बाद में अवसर, क्या? अवसर, बिल्कुल अवसर की समानता प्रदान की गई थी। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान देना, ये लैंग्वेज बिल्कुल गलत है। हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की। किसकी बात कर रहे थे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कर रहे थे। स्वतंत्रता तो सामाजिक, आर्थिक तो किस आधार पर? न्याय की बात कर रहे थे। जब किसमें क्या बात कर रहा है? स्वतंत्रता की नहीं। और अवसर क्या था? समानता की बात कर रहा था। तो ये ऑप्शन ये भी क्या हो जाता है भाई? गलत हो जाता है। अब एक लाइन आपने अच्छे से पढ़ी होगी, यहां पर क्या है? अभिव्यक्ति, क्या? अभिव्यक्ति, नागरिक,
ठीक, राजनीतिक उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। तो मेरे प्यारे बच्चे ये लाइन हमने कहीं भी अभी नहीं पढ़ी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता, अब नागरिक स्वतंत्रता क्या है भाई, राजनीतिक स्वतंत्रता की कहीं प्रस्तावना में बात ही नहीं हुई। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखो, हम विचार बिल्कुल बात हुई थी, अभिव्यक्ति बिल्कुल बात हुई थी, विश्वास बिल्कुल बात हुई थी, आस्था और उपासना की क्या प्रदान की गई थी, स्वतंत्रता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आदर्श जो है वो किस में है, प्रियम्बल में। यहां पर आप एक एडिशनल पॉइंट प्रियम्बल के लिए याद रख सकते हो कि हमने जो है ये कहां से लिया है, यूएसए से। कहां से लिया है, यूएसए से। जैसे हमने जो है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया से प्रस्तावना की शुरुआत किया है, वैसे ही यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना की शुरुआत कहां से की गई है, वी आर पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि वहां पर हमने भारत की बात किया है और वहां पर किसकी बात किया है, सेम। तो कहां से लिया है हमने, यूएसए से। प्रस्तावना कहां से लिया, अमेरिका से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है भाई साहब, कौन से नंबर का देश है, सातवां। आप सबको पता है कि भारत जो है, ठीक है, वो कौन से स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान। कौन सा स्थान है, सातवां। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। कितना है भाई, 2.4% भूभाग है। यानी कि पूरे अर्थ की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल, एरिया जो है वो कितना है, कितना है, सातवां स्थान है। और कितना है, 2.4%। कितना है, 2.4%। ये क्वेश्चन इसलिए मस्ट बी नेसेसरी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि भारत का स्थान कौन सा है, सातवीं पोजीशन है। भारत का स्थान कौन सा है, सातवां, इंडिया। ठीक है, कौन सा है, इंडिया। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो 6, उसके बाद में 5वें नंबर पर कंट्री, उसके बाद में चौथे नंबर पर पूरा क्षेत्रफल मैं आपको याद करवा रहा हूं, उसके बाद में दूसरे नंबर पर, उसके बाद में पहले नंबर पर। सबसे पहले हम, क्योंकि सभी बच्चों को, सभी तैयारी करने वाले बच्चों को यह पता होता है कि भारत का सातवां स्थान है, तो भारत को सातवीं पोजीशन पर रख दो। किस पर रख दो, भारत को सातवीं पोजीशन पर रख दो। उसके बाद ABCD आप सभी को आती होगी। ठीक है, ऐसे शुरू कर दो भाई। ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। और बी से क्या आता है, ब्राजील। बी से क्या आता है, ब्राजील की बात करते हैं। और सी से क्या आता है, चाइना। सी से क्या आता है, चाइना। तो देखो फोर्थ पोजीशन पर कौन है, फोर्थ पोजीशन पर चाइना का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल, चाइना का। फिफ्थ पोजीशन पर ब्राजील का, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया का, सेवंथ पोजीशन पर किसका है, भारत का। किसका है, भारत का। अब कि सर ये कैसे बताओगे, इसका मतलब डी से शुरू होगा, नहीं, ABC ही याद रखना है। क्या याद रखना है, A, B और C। ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राजील, सी से चाइना। ठीक है, भारत। और फर्स्ट पोजीशन पर लगभग लगभग सभी को पता रहता है कि फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो क्या है, रसिया है। क्या है भाई, रसिया है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब अब चाइना का हमेशा एक लॉजिक याद रखना, चाइना का हमेशा युद्ध या वॉर किससे रहता है, यूएसए से। चाइना का हमेशा वॉर किससे रहता है, यूएसए से। अब यहाँ पर बच गया जो, क्या बच गया, कनाडा बच गया, कनाडा बच गया। क्या बच गया, कनाडा, या यू याद रख सकते हो। ठीक है, रसिया जो है वो टच हो रहा है किसके, कनाडा के। तो हालांकि नहीं हो रहा, कनाडा का एक भूभाग है, ठीक है, सॉरी, रसिया, यूएसए का एक भूभाग है अलास्का, उसके टच हो रहा है। तो अलास्का तो छोटा सा है, तो बहुत बड़ा भूभाग कौन सा, कनाडा का। किसका है, कनाडा का भूभाग है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, रसिया, सेकंड नंबर पर क्या है, कनाडा। सेकंड नंबर पर क्या है, कनाडा है। ठीक है, आगे ध्यान देना। और ये पोजीशन आपको इजीली वैसे याद हो जाएगी कि आप उल्टे क्रम में चलना, क्या, भारत, फिर शुरू हो जाना ABC। ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राजील, सी से चाइना। ठीक है, और एक नंबर पर क्या था, रसिया, दो नंबर पर कनाडा। और या तो ये लॉजिक लगा लेना कि चाइना का हमेशा वॉर किससे रहता है, यूएसए से। जैसे अभी दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ट्रेड वॉर। क्या चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ट्रेड वॉर। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं। डजंट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और असम। मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ध्यान देना, जब 0 डिग्री की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और 0 डिग्री के यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में,
उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 0 डिग्री के साउथ में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो यहाँ पर ध्यान देना, भारत की ये भारत का मैप यहाँ से होके ये क्या जा रहा है, ये लो, ये पूरा मैप है। तो ये कौन सी रेखा जा रही है, कर्क रेखा। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी रेखा जा रही है, कर्क रेखा। तो इसका मतलब कर्क रेखा शुरुआत कहाँ से हो रही है, गुजरात से। कहाँ से शुरू हो रही है, गुजरात से। तो अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा की शुरुआत कहाँ से हो रही है, गुजरात, ठीक है, कहाँ से, गुजरात। अब राजस्थान, जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की बाउंड्री जो है वो किससे टच हो रही है, राजस्थान से। किससे टच हो रही है, राजस्थान से टच हो रही है, राजस्थान के दक्षिण दक्षिण वाले क्षेत्र से जो है टच हो रही है। अब हम सामान्यतः जो है, ठीक है, गुजरात, और गुजरात के बाद में जो है क्या आता है, राजस्थान। गुजरात के बाद में क्या आता है, राजस्थान। मेरे प्यारे बच्चे, जब आप राजस्थान की बात करते हो तो राजस्थान का मैक्सिमम बाउंड्री किससे लग रही है, मध्य प्रदेश से। किससे, मध्य प्रदेश से। तो राजस्थान तो ऐसे जा रही होगी, तो गुजरात, गुजरात के पास से राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। और मैं कई बार बोल चुका कि मध्य प्रदेश से क्या आ रहा है, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से क्या आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा भाई, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पास में, ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे होंगे, झारखंड की, क्योंकि ओडिशा जो है वो नीचे रह जाता है आंध्र प्रदेश के नॉर्थ में, तो इसलिए ओडिशा को हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे। हम किसकी बात कर रहे होंगे, थोड़ा ऊपर, यानी कि झारखंड की। किसकी बात कर रहे होंगे, झारखंड। और उसके बाद में ये जाती है पश्चिम बंगाल। सीधी सी बात है, झारखंड के पास में मेरे प्यारे बच्चे क्या है, पश्चिम बंगाल। इसके बाद में ये जाती है त्रिपुरा। कहाँ जाती है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में ये जो है, ये कर्क रेखा कहाँ पर गुजरती है, मिजोरम। मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ जाती है, मिजोरम। तो ध्यान देना भाई, लॉजिकल याद रखना, कर्क रेखा को रटने की कोशिश मत करो। गुजरात, गुजरात की राजस्थान टच हो रहा है, तो बिल्कुल राजस्थान से कर्क रेखा जा रही है। राजस्थान क्या टच हो रहा है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से जा रही है। मध्य प्रदेश से क्या निकला, छत्तीसगढ़ निकला। और छत्तीसगढ़ निकला तो उसी समय बिहार से एक और निकला, झारखंड। क्या निकला, झारखंड निकला। और उसके पास में आपको पता है बांग्लादेश था, ठीक है। बांग्लादेश से क्या निकला, या बांग्ला से एक भूभाग था हमारा, वो कौन सा था, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के पास में क्या आ रहा होगा, ठीक है, एक त्रिपुरा है और एक क्या है, मिजोरम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से जा रही है, झारखंड से जा रही है, त्रिपुरा से जा रही है। इसका मतलब कहाँ से, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजर रही है, असम से। कहाँ से नहीं गुजर रही मेरे प्यारे बच्चे, असम से। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना है, डी। उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं पश्चिमी हिमालय में। कहाँ की बात किया जा रहा है, पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की बात कर रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, गुल। क्या बोलेंगे, गुल बोलेंगे। क्या होता है, जैसे हम यदि पश्चिमी पर्वतीय प्रदेशों की बात करते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, हिली रीजन्स की बात करते हैं, हिल्स की बात करते हैं, तो वहाँ के जो कृषक लोग होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मुख्य नदी को, क्या कृषक जो है वो सिंचाई वगैरह कैसे करते हैं, सिंचाई करते हैं, उस प्रणाली को क्या बोलते हैं, गुल। क्या बोलते हैं, गुल बोलते हैं। या कई बार इसको क्या बोल दिया जाता है, कुल। गुल या कुल। ये क्या करते हैं कि मान लो ये मुख्य रिवर है, इस नदी से पानी लाने के लिए ये पाइप वगैरह का यूज नहीं करते। ये क्या करते हैं, छोटी छोटी नालियां निकाल देते हैं, जिसको हम नाली बोल देते हैं, यानी कि सरिताएं, क्या सरिताएं निकाल देते हैं। तो इनको अपन क्या बोल देते हैं, गुल या कुल। कुल या कुल। खड़ीन आप जानते हो पश्चिमी राजस्थान में, क्या पश्चिमी राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। और इसके बाद में जोहड़, जोहड़ जो है ये राजस्थान के मैक्सिमम जैसे तालाब का काम करता है। किसका काम करता है, बारिश के दिनों में तालाब का काम करता है, और लंबे समय तक इसमें पानी रहता है। लंबे समय तक इसमें क्या रहता है, पानी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पश्चिम हिमालय में जल संचयन प्रणाली, ये है जो है ठीक ठाक मात्रा में प्रचलित होता है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा जो है और लोगों तक भी पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं सेट 4 के साथ, एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।